नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में जिस विषय की चर्चा करेंगे वो विषय है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित कीड़ों से संबंधित सरकार के जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसने एक नई गाइडलाइंस जारी किया है और इसी गाइडलाइंस से संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। यानी आज का जो हमारा विषय है वो है आनुवांशिक रूप से संशोधित जो कीड़े हैं इनसे जो संबंधित गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने चर्चा के तरफ। तो ये न्यूज़ क्या है कि अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उन्हीं समाचार पत्रों में से द हिंदू समाचार पत्र की हेडलाइंस को हम अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। तो ये जिस हेडलाइंस के साथ न्यूज़ प्रकाशित हुई है वो है कि द प्रॉब्लम विद इंडियाज़ न्यू गाइडलाइंस ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स एक्सप्लेन्ड। जो हमने पहले ही बताया कि जो सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसने आनुवांशिक रूप से संशोधित कीट यानी कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड इंसेक्ट्स हैं इनसे संबंधित कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए हैं और इन गाइडलाइंस से विभिन्न स्तरों पे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। तो इसके जो विभिन्न पहलू हैं उनकी हम आज चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये विषय है ये हमारे यूपीएससी पाठ्यक्रम के किस खंड से संबंधित है। तो ये जो हमारा जीएस का पेपर 3 है उससे ये संबंधित टॉपिक है। अब हम इसी के साथ क्या है कि इसके कुछ पहलुओं पे चर्चा कर लेते हैं कि आज इस विषय पे हम किन प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ क्या है, किस संदर्भ में चर्चा में आई है। दूसरी बात, इससे संबंधित जो प्रमुख बातें होंगी उनकी हम चर्चा कर लेंगे और जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था है यानी कि जो बायो इकोनॉमी है इससे संबंधित कौन से आंकड़े विभाग ने जारी किए हैं और दिशा निर्देश जो आई हैं यानी जो गाइडलाइंस जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी किया है इससे संबंधित कौन से मुद्दे हैं। और उसके बाद हम देख लेंगे कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स हैं इनकी प्रमुख बातें क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं और जो ये आनुवांशिक रूप से संशोधित कीट हैं इनसे हमें कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं और लाभ के साथ कौन से हमें नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। और फिर हम देख लेंगे कि जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था है इसमें सुधार के लिए हमें कौन सी पहल करनी चाहिए, कौन से संशोधन या कौन से इससे संबंधित हमें पहल आगे बढ़ानी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों की हम आज चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं आज के इस न्यूज़ के पहले पड़ाव में यानी कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो पहले ही हमने क्या बताया कि जो सरकार का क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग है इसने क्या किया है कि कुछ गाइडलाइंस जारी किया है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स हैं इनसे संबंधित जो गाइडलाइंस जारी किया है इसमें क्या है कि क्लियरिटी का अभाव है यानी कि स्पष्टता का अभाव है। इस कारण से क्या है कि विभिन्न स्तरों पे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये आज का न्यूज़ था। अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातों को हम देख लेते हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि अप्रैल 2023 में जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग है डीबीटी इसने क्या किया कि अपना एक बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी किया और इसमें इसने कहा कि जो देश की कुल जीडीपी है उसमें बायो इकोनॉमी का जो रोल है वो 2.6% है और इस योगदान को क्या कर रहा है कि वर्ष 2030 तक ये एक लक्ष्य रख रहा है, एक कल्पना कर रहा है कि हम कितना तक पहुंचा देंगे, वो 5.0% पहुंचा देंगे। यानी कि जो भारत की कुल जीडीपी है यानी जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा कि ये 2.6 से 5.0 करने का एक लक्ष्य रखा है। क्योंकि लक्ष्य क्या है, बहुत बड़ा है। ये लगभग अगर एक आंकड़े के अनुसार हम देखें जो हमारा जीडीपी है तो ये लगभग 220 बिलियन डॉलर के आसपास है और इतने बड़े लक्ष्य डीबीटी को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा कि बड़े फंड की यानी कि निवेश की आवश्यकता होगी और साथ ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सोची समझी और एक स्ट्रेटजी या एक पॉलिसी की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी तक जो डीबीटी का फंड हम देखें तो ये फंड इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं दिखता है। दूसरी तरफ जो अभी तक इसकी नीतियां हैं वो भी पूरी तरह से ऐसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ऐसा आधार प्रस्तुत नहीं करती हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमें ये करना होगा या ये जो विभाग है इसको अपने फंड पे और साथ ही अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें सुधार लाना होगा।
और इसी के साथ क्या है कि दूसरी जो बात है कि धन और नवाचार, यानी कि कह सकते हैं कि फंड के साथ साथ क्या है कि इनोवेशन या नवाचार, और साथ ही क्या है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यानी कि कह सकते हैं कि जो औद्योगिक क्रियाएं हैं, इनके लिए क्या करना होगा, एक इकोसिस्टम बनाना होगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा, जिससे क्या हो सके कि जो देश के वैज्ञानिक हैं वो क्या कर सकें कि अनुसंधानों के लिए जोखिम उठा सकें, रिस्क ले सकें, और उनके जो ललक हैं उनके ललक को शांत करने के लिए विभाग को क्या करना होगा कि ऐसी रणनीतियां बनाना होगा जिससे क्या हो सके कि ये जो हमारा लक्ष्य है ये इसको हम अचीव कर सके। तो इस तरह से क्या है कि इससे संबंधित ये कुछ प्रमुख बातें हैं। अब देख लेते हैं कुछ अन्य बिंदुओं की। तो सबसे पहले क्या है कि जो ये पूरा बायो इकोनॉमी है या जो देश का बजट होता है उसके अंतर्गत इस विभाग को जो अलॉटमेंट होते हैं ये क्या है कि बहुत ही कम है। अन्य अगर सेक्टर की बात करें तो उनकी अपेक्षा क्या है कि इनका जो अनुपात होता है ये बहुत ही कम होता है। अगर एक आंकड़े की माने तो जो जैव इकोनॉमी है यानी जो बायो इकोनॉमी है इसके लिए जो प्रेजेंट में अलॉटमेंट हुआ है वो क्या हुआ, वो कुल जीडीपी का केवल कितना है, 0.001% है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के लिए जो हमारा बजट सरकार अलॉट कर रही है वो कितना कम है। और अगर देश की सुरक्षा को हम ध्यान से देखें तो जो बायो टेक्नोलॉजी है ये हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी या अगर कुछ सुरक्षात्मक दृष्टि से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अगर कोई ऐसी आपदा आती है या कह सकते हैं कोई पेंडेमिक की स्थिति आती है तो उस समय हमें इस विभाग की सख्त ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर इसका एक ग्राफ आपके सामने दिया गया जो अलॉटमेंट हुए हैं वो उनका एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ग्राफिकल। इसमें क्या देखा जा रहा है कि जो ये कोरोना काल था यानी जो एक हमारे समय क्या था, एक विपरीत परिस्थिति आ चुकी थी देश के समय, तो उस समय क्या था कि इस सेक्टर को अलॉटमेंट थोड़ा सा बढ़ाया गया। उसके पीछे कारण क्या था कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सामने कुछ लक्ष्य दिए गए थे, यानी कि कुछ वैक्सीन बनाने के और दूसरा कुछ डायग्नोस्टिक एक्टिविटी से। तो इसका क्या था कि इस समय जो इसके लिए आवंटन था उसमें वृद्धि देखी गई, लेकिन फिर इस काल के बाद क्या है कि जो अलॉटमेंट हो रहा है वो फिर से कम हो गया है। तो हमें क्या करना होगा कि इस क्षेत्र के लिए सरकार को फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये आंकड़े थे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नई गाइडलाइंस आई है यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स हैं इनके संदर्भ में जो डीबीटी का नया गाइडलाइंस आया है इससे संबंधित कौन से प्रमुख मुद्दे हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो ये गाइडलाइंस है इसमें क्या है कि उद्देश्य की अनिश्चितता है, यानी इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ये अस्पष्ट नहीं है। उन्हीं बातों को हम एक संक्षिप्त शब्दों में अगर देखें तो जो दिशा निर्देश हैं ये केवल कुछ लाभकारी अनुप्रयोगों के साथ कीड़ों पर अनुसंधान और अनुसंधान के साथ साथ क्या है कि इनके विकास से संबंधित नियामक प्रक्रियाओं को ही क्या करते हैं कि अनुमति प्रदान करते हैं। दूसरी बात कि ये जो लाभकारी शब्द है इसको भी स्पष्ट तरीके से क्या किया है, डिफाइन नहीं किया गया। दूसरी बात, ये उन उद्देश्यों को शामिल नहीं करते जिनके लिए भारत में जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसेक्ट्स हैं उनको मंजूरी दी जा सकती है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे अगर हम बात करें कि भारत में मधुमक्खी पालन के द्वारा क्या हो सकता है, अगर मधुमक्खियों में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड इस तरह से करें कि उससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, तो क्या है कि ऐसे सेक्टर हैं। इसी के साथ क्या है कि जो रेशम के कीट हैं उन पे भी क्या कर सकते हैं कि हम इनमें भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं या ऐसी मंजूरियां हैं जिनको दी जा सकती है और उससे क्या हो सकता है कि हमें या हमारे देश को लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस आधार पे क्या है कि जो ये कुछ ही सेक्टर के लिए अनुमति दी गई है, इस कारण से क्या है कि इसमें जो उद्देश्य हैं उसमें अनिश्चितता दिखती है। अब इसी के साथ अब दूसरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो दायरे की अनिश्चितता।
अब इसमें क्या कहा गया है कि जो दिशा निर्देश दिया गया है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कीट हैं, जिसमें क्या है कि मच्छरों को रखा गया है और फसल कीटों और लाभकारी कीटों के लिए क्या है कि जो मानक संचालन प्रक्रिया पेश की गई है, इससे भी संबंधित क्या है कि स्पष्टता का अभाव देखा जा रहा है। दूसरी बात कि कीड़ों और उनसे लाभकारी समझे जाने वाले जो संशोधन हैं, उनके बारे में भी क्लैरिटी का अभाव है। तीसरी बात कि अगर हम अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने की बात करें, तो इससे भी संबंधित क्या है कि कुछ अस्पष्टता है, और इस कारण से क्या है कि इनकी अनुपस्थिति में अगर हम प्रगति की बात करें तो वो करना संभव नहीं है। और इसी के साथ क्या है कि शोधकर्ताओं के लिए जो क्या है कि इनके लिए भी अनिश्चितता है, यानी क्या है कि ऐसे कीटों के लिए जो तैनाती की बात है और उनको मंजूरी देने के लिए कोई सही मानदंड निश्चित नहीं किया गया है। और दूसरी बात कि जो गाइडलाइंस दिए गए हैं ये केवल अनुसंधान पर लागू होते हैं। और वर्गीकरण से संबंधित अगर मुद्दे की बात करें तो इन कीटों के लिए जो जोखिम समूह हैं उनके आधार पर परिभाषित किया गया है, न कि उनके प्रोडक्शन के आधार पर। तो ये प्रमुख इससे संबंधित कुछ मुद्दे थे। अब बात कर लेते हैं इन आनुवांशिक रूप से संशोधित इंसेक्ट्स की। तो क्या है कि इनको क्या किया जाएगा कि आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके मॉडिफाइड किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा। और ये जो वांछित हैं, जो हमें चाहिए, जो लक्षण इनके अंदर चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा कि जैविक उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात कि ऐसे कीड़ों के लिए जेनेटिकली इंजर्ड कीट, यानी इनको क्या बोला जाता है कि जीई कीट भी कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। दूसरी बात कि जो ये जीई जीव हैं या इनकी कोशिकाओं और खतरनाक जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके उत्पादों को क्या किया जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत और नियम 1989 के अनुसार क्या किया जाएगा, नियमित किया जाता है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं कुछ अन्य बातों को। तो उसमें क्या है कि जो आनुवांशिक रूप से संशोधित कीट हैं, इनसे हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ होगा कि इससे जो विभिन्न हानिकारक कीट हैं उनके संख्या पर हमें रोक लगाने में मदद मिलेगी, यानी कि इन पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो रासायनिक कीटनाशक का उपयोग हम करते हैं कीटों की संख्या या इनके प्रभाव को कम करने में, तो उसके भी प्रयोग पर क्या होगा, रोक लगेगा, जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। और इस कारण से क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें प्रोडक्शन में वृद्धि होगी और जो लागत है उसमें कमी आएगी। और रोग जो नियंत्रण की बात होती है तो विभिन्न जो डिजीज़ उत्पन्न होती हैं उनके मात्रा और प्रभाव में भी कमी आएगी। और जो आक्रामक प्रजातियां हैं उन पर भी हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों के साथ क्या है कि जो अनुसंधान और जो वैज्ञानिक समझ है, जो इनोवेशन की बात होती है, उसमें भी हम प्रगति करेंगे। और इससे इन सारे बिंदुओं से क्या होगा कि पर्यावरण संरक्षण होगा। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ प्रमुख लाभ हैं। अब इससे संबंधित प्रमुख हानि या नुकसान क्या हो सकते हैं उनकी हम बात कर लें तो सबसे जो बड़ा प्रभाव होगा वो पर्यावरण पर होगा। यानी कि जब आनुवांशिक रूप से संशोधित कीटों की प्राकृतिक कीटों के साथ क्या किया जाएगा, मिश्रण किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होगा। दूसरी बात कि जो मॉडिफाइड इंसेक्ट्स हैं इनके कारण जो बायोडाइवर्सिटी है उसको खतरे का सामना करना पड़ेगा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर ये प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनके लाभ और नुकसान देख लिए। अब इससे संबंधित अगर नैतिक नियामक चिंताओं की बात करें तो जो संशोधित कीट हैं इनके उपयोग से क्या है कि नैतिक, नियामकी और सुरक्षा संबंधित क्या है समस्याएं या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। और अगर सुरक्षा की बात करें तो ये जो मॉडिफाइड इंसेक्ट्स हैं ये सुरक्षित और क्या है कि संवेदनशील दृष्टिकोण से क्या है कि सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं। इस कारण क्या है कि हमें इनके
अनुसंधान, इनके उत्पादन और इनके प्रयोग पर निगरानी रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इनके लाभ और इनके नुकसान क्या है। अब बात कर लेते हैं कि भारत की जो बायो इकोनॉमी है, इसमें इम्प्रूवमेंट या सुधार के लिए हमें प्रमुख रूप से कौन से कार्य करने होंगे। तो हमने पहले ही बोला कि इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि धन या निवेश या फंडिंग की। तो जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास है, इसके लिए क्या होगा, इसके वित्त पोषण के लिए हमें फंडिंग की आवश्यकता है। तो सरकार के साथ ही क्या है कि निजी क्षेत्र को इसके लिए हमें आकर्षित करना होगा। दूसरी बात इससे संबंधित क्या है कि हमें अपनी पॉलिसी को भी सुदृढ़ करना होगा, और इसके लिए क्या है कि जो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, और इसके लिए क्या है कि बायो इकोनॉमी रिपोर्ट में जो निर्धारित आर्थिक लक्ष्य हैं उनके अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा कि हम अपने इस क्षेत्र को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो गैर उपभोग वाले जीव कीट हैं, इनसे संबंधित क्या हम कर सकते हैं। तो जो मानव पशु उपभोग के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कीट होंगे, इनकी जांच की आवश्यकता होगी। दूसरी बात कि जो हमारे लाभ से संबंधित जो कीट होंगे, जैसे कि हमने बोला कि रेशम, लाख या इस तरह के मधुमक्खी पालन या मधु या हनी से संबंधित, तो इनके गैर उपभोग के लिए जो उपयोग किए जाने वाले कीट होंगे, इनकी भी हमें जांच की आवश्यकता। और दूसरी बात कि इससे संबंधित क्या है कि जो गाइडलाइंस होंगी वो क्लियर होनी चाहिए, उनमें अस्पष्टता होनी चाहिए। यानी कि क्या कह रहा है कि दिशा निर्देशों में जो अस्पष्टता का अभाव है, उसके लिए क्या है कि जो शब्दावली और जो भाषा यूज किया जा रहा है वो अस्पष्ट होना चाहिए, जिससे क्या हो कि गाइडलाइंस को सही तरीके से पालन किया जा सके। तो इस तरह से हमने चर्चा कर ली कि जो सरकार के द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स हैं उनसे संबंधित जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, उनसे संबंधित प्रमुख बातें क्या हैं, उनके लिए हमने क्या गाइडलाइंस दिया है, इस गाइडलाइंस और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कीट हैं इनसे हमें कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, कौन से नुकसान हो सकते हैं, और बायो इकोनॉमी के लिए हम कौन से पहल कर सकते हैं। तो आज के चर्चा पे क्या है कि एक प्रश्न भी लेते हैं। प्रश्न क्या है कि जैव सूचना विज्ञान में विकास के संदर्भ में ट्रांसक्रिप्टोम शब्द कभी कभी क्या है कि समाचारों में देखा गया है, इसका संदर्भ किससे है, और विकल्प 4 दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या है कि जीनोम संपादन में प्रयुक्त एंजाइमों की क्या है, ये एक श्रृंखला है। दूसरी बात कि किसी जीव द्वारा व्यक्त mRNA अणुओं की क्या है, ये एक पूरी श्रृंखला है। और तीसरा विकल्प है कि जीन अभिव्यक्ति के तंत्र का ये क्या है, विवरण है। और डी विकल्प कह रहा है कि कोशिका में होने वाले आनुवांशिक उत्परिवर्तनों का एक तंत्र है। अब ये इसके आप उत्तर देखेंगे, और इसी से संबंधित एक हम और प्रश्न ले रहे हैं कि आनुवांशिक रूप से जो संशोधित कीट हैं, इन कीटों से क्या है कि भारत की बायो इकोनॉमी में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कैसे सुधार हो सकता है, और इससे संबंधित प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं, इन पर चर्चा कीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस चर्चा में आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।